हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर रफनेस और स्मूथनेस। वो जो सरफेस से एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो कितना रफ है या फिर कितना स्मूथ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर वेयर रफर सरफेसेस आर इन्वॉल्व। जब ज़्यादा रफ सरफेस इन्वॉल्व होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। द स्मूथर द सरफेसेस द स्मॉलर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। अगर यहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा होगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा सरफेसेस के बीच में वो क्या होगा ना, कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वी कैन देयरफॉर से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। वो जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए यहाँ पे डू यू नो की हम लोग बात करते हैं। ये क्या कहता है? कहता है व्हेन वन सरफेस इज प्लेस्ड ओवर अनदर सरफेस humps of their molecules press against each other and get interlocked। एक सरफेस को जब दूसरे सरफेस के ऊपर हम रखते हैं तो क्या होता है ना, वो जो सरफेस है वहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं यानी इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। द प्रेशर वैल्यूज at the point of contact are therefore high. This results in a small joints being formed there due to the strong adhesive, जिसको कहते हैं intermolecular forces between the molecules of the surfaces in contact। वो जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उसके जो मोलिकुल्स कांटेक्ट में है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है और इसके वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दोनों सरफेस के मोलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होता है, इसको हमको क्या करना पड़ता है ना, तोड़ना पड़ता है जब हम लोग मूव करना चाहते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट को। कहता है दीज जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स यानी बॉन्ड जो बन रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों सरफेस के बीच में है ना, दीज जॉइंट्स हैव टू बी ब्रोकन अपार्ट बिफोर वन सरफेस कैन स्लाइड ओवर द अदर। एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर अगर आप स्लाइड करना चाहते हैं तो उसके बीच में जो ये जॉइंट बना हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। We usually observe and talk of this effect in terms of the more convenient concept of the force of friction। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो उसके सरफेसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में फोर्स लग रहा होता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है और ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना नहीं चाहता है। अगर हम लोग उसको स्लाइड करना चाहेंगे तो जो वहाँ पे जॉइंट बना हुआ है जो फोर्स है उसको हमको तोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिविटी 2 और इसकी हम बात करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या जानेंगे ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होता है। कहता है टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ वुडन ब्लॉक, या फिर बोर्ड ले लीजिए। पुल द ब्लॉक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस एज शॉन इन द फिगर। आप इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से आप क्या कीजिए ना, उसको पुल कीजिए यानी खींचने का कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे रीडिंग आपको पता चल जाएगा। ओके, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस when the block just begins to move। जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू होता है उस टाइम आपको नोट करना है कि क्या रीडिंग है जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है उसका। ओके, इट गिव्स अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो यहाँ पे फ्लोर जो है और ये जो ब्लॉक है इसके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसका हमको एक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, नाउ कीप अ बुक ऑन द ब्लॉक। ये जो हमारा ब्लॉक है उसके ऊपर एक बुक रख देंगे। अगेन पुल द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग बैलेंस, नोट डाउन द रीडिंग। डू वी ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? यस, यहाँ पे तो हमको डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। ओके,
आप डिफरेंस क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जब आप बुक रख देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, रीडिंग यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर a horizontal surface it presses down against the surface by a force equal to its weight। तो जितना उसका वेट होता है उसके इक्वल ना वहाँ पे फोर्स लग रहा होता है, यानी प्रेस किया जाता है। अब आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ज़्यादा वेट होता है बॉडी का तो क्या होगा ना, ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, हैंस इन द सेकेंड केस रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी मोर। तो सेकेंड केस में क्या होगा ना, रीडिंग हम लोग ज़्यादा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दस सीन टू डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज वेट प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। ये जो दो सरफेस हैं उसके बीच में कितना प्रेसिंग लग रहा है, कितना वेट लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ज़्यादा वेट लग रहा है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। We can now say that the force of friction depends on nature of the two surfaces in contact। जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उसका नेचर क्या है, यानी कितना रफनेस है उसमें, है ना, या तो फिर कितना स्मूथनेस है इसके ऊपर। और दूसरा फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, वो जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है उसके बीच में कितना ज़्यादा मात्रा में प्रेस हो रहा है, यानी कितना फोर्स लग रहा है उसके बीच में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे डू यू नो में इंटरेस्टिंग बात कहा गया है, इसको आप जरूर लर्न करेंगे। कहता है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डज नॉट वेरी विथ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरी नहीं करता है किसके साथ, देयर अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरी नहीं करता है। देयर स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन, अगर मोशन स्टार्ट हो जाता है तो स्पीड कम हो या स्पीड ज़्यादा हो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये आप इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लर्न करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब हो गया रुका हुआ। जब दो ऑब्जेक्ट रुके हुए होंगे एक दूसरे सरफेस में ना कांटेक्ट में है लेकिन उसमें मोशन में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको स्टैटिक कहेंगे। और स्लाइडिंग, जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस स्लाइड करता है तो उस कंडीशन में क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो यहाँ से ये भी आप लर्न कीजिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम होता है। चलिए यहाँ पे क्या कहता है, वी नाउ अंडरस्टैंड दैट force of friction is the force exerted by a surface when an object moves across it or makes an effort to move across it। कोई भी बॉडी है जो किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है और उस सरफेस के साथ अगर वो मूव करता है या मूव करने का कोई प्रयास करता है तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे उसका ऑपोजिंग फोर्स होता है उसी को तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हैंस वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। पहला हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हमारा हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है ना अभी मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, उस कंडीशन में क्या फोर्स लग रहा है उसको स्टैटिक बोलेंगे। और स्लाइडिंग मतलब जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। कहता है लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी को देखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम पहले एक्टिविटी थर्ड की बात करते हैं। कहता है ट्राई टू पुश अ लार्जर बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स है उसको आप पुश करने का कोशिश कीजिए। टू मेक इट मूव अक्रॉस द फ्लोर बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स से एफ यूनिट। ठीक है, तो एफ यूनिट्स का आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉक्स को आप क्या कर रहे हैं, पुश करने का कोशिश करते हैं। कहता है व्हाट डू वी फाइंड, द बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट। अभी ना बॉक्स क्या वो रेस्ट में रह जाता है। नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स टू 2F यूनिट्स, अभी फोर्स को आप क्या करेंगे, डबल कर देंगे। व्हाट डू वी फाइंड नाउ, द बॉक्स स्टिल रिमेन एट रेस्ट, अभी भी बॉक्स आपका रेस्ट में ही है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉक्स
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले एंड अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉक्स। ये देखिए, जब भी आप बॉक्स पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसके वजह से वो जो बॉक्स है ना आपका मूव नहीं करता है। ओके, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस द फोर्स विच वी एक्सर्ट ऑन द बॉक्स एंड द बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट। बॉक्स आपका रेस्ट में क्यों रहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। जो फोर्स आप लगा रहे होते हैं वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए बॉक्स आपका रेस्ट में ही रह जाता है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज टू से 2F, स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज टू 2F। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। एंड अगेन अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉक्स। नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली टिल द बॉक्स जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्लोर। आप फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि ये जो बॉक्स है वो स्लाइड करने के लिए स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है और उस समय जो वो फोर्स अपोज कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है इस पैराग्राफ में, कहता है दिस एक्टिविटी शोज दैट force of a static friction increases with an increase of the applied force. In other words, a static friction is a self-adjusting force. However, it can increase only up to a certain limit. The maximum value of the force of a static friction comes into play when the body is just sliding over the horizontal surface. It is called limiting force of friction. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का वो वैल्यू है जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड होने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, यानी कम्स टू स्लाइड होने के लिए स्टार्ट होता है, उसी समय जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप ये समझ गए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको देख लेते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे। कहता है वी दस कंक्लूड दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट रेस्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो आप ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा होता है? जब आपका बॉडी रेस्ट में होता है। ये आप लर्न करेंगे। आगे देखिए, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप लगाते हैं उसको कैंसिल कर देता है और जो बॉडी है आपका रेस्ट में ही रह जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ने शुरू हो जाता है। हाउएवर इट कैन इंक्रीज ओनली अप टू अ सर्टन मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकता है, उसके बाद वो नहीं जा सकता और उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए शुरू कर देगा। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। देख लीजिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया। When the applied force is increased beyond the limiting friction, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा क्या अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हैं, तब क्या होगा? द बॉडी बिगिन्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑन विच इट वाज रेस्टिंग। तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा ना, स्लाइड करने के लिए शुरू कर देगा। ओके, आफ्टर दिस इट इज द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग। और उसके बाद जब जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। यानी ऑब्जेक्ट अब स्लाइड करने के लिए शुरू कर दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने के लिए शुरू कर देता है किसी सरफेस पे, तब वहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा होता है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दैट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ लिटिल लेस दैन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा कम होता है। कौन? हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
तो आप ये समझ गए कि अगर ऑब्जेक्ट एक बार स्लाइड करने के लिए शुरू कर दिया तो आपको थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में बनाए रखने के लिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना है उसको मोशन में लाने के लिए। एक बार वो मोशन में आ गया उसके बाद आपको थोड़ा सा कम फोर्स लगाने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट था। ये हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम होता है। अब ये देखिए ये सेंटेंस में यहाँ पे नोट किया गया है, आवर डे टू डे एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट इट इज़ ईजियर टू कीप स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते रखना आसान होता है वंस इट हैज़ बीन पुट इन मोशन, जब वो एक बार मोशन में आ चुका है, दैन टू मेक इट स्लाइड फ्रॉम रेस्ट। वो रेस्ट में है, रेस्ट से आप उसको स्लाइड करना चाहते हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर वो मोशन में आ गया तो आपको थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्लाइड करते रखने के लिए, यानी कि मोशन में बनाए रखने के लिए। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू वेरीफाई दिस फैक्ट। अब इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए फिर से हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी बताया गया है। तो आइए हम लोग इस एक्टिविटी की बात करेंगे। ये हमारा एक्टिविटी 4। तो आइए हम बात करेंगे इस एक्टिविटी की। एक्टिविटी अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या करना है, कहता है टेक अ वुडन ब्लॉक और ट्रे। ठीक है, तो आपको ले लेना है एक ब्लॉक, ले लेना है, लकड़ी का हो या फिर किसी और का भी हो सकता है। ओके, चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया ये ब्लॉक है। ठीक है, इसको आपको टेबल के टॉप पे रख देना है एक किनारे पे। प्लेस इट नियर द वन एज ऑफ द टेबल टॉप। टेबल टॉप पे आपको रख देना है। कीप अ सिलेंड्रिकल पेंसिल रॉड ऑन द ऑपोजिट एज ऑफ द टेबल टॉप using drawing pins. Make sure the pencil rod is free to rotate about its axis between the drawing pins as shown in the figure. You can also use a pulley for this पर्पस। ठीक है, यहाँ पे आप पुली का भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग पिन के हेल्प से आप पेंसिल को फिक्स कर देंगे ताकि पेंसिल जो है ना रोटेट कर सके, है ना। और जब ये बॉक्स यहाँ पे स्लाइड करेगा तो पेंसिल रोटेट हो सके, इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। ओके, अब यहाँ पे थ्रेड के हेल्प से आप इसको टाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरे एंड पे आपको क्या करना है ना, एक जार का बड़ा सा जो जार है उसका कैप को ले लेना है और उसमें होल्स करके इसको हैंग कर देना है। तो ये वाला यहाँ पे फिर से सेकेंड पैराग्राफ में लिखता है, नेक्स्ट टेक द प्लास्टिक लीड ऑफ अ जार, मेक 3 symmetrical holes on it, put 3 pieces of string through the holes and tie them together। यानी आपको टाई कर देना है, बांध देना है, लटका देना है। ओके, अब क्या करेंगे, next tie them to a longer string from the which we can suspend the plastic lid freely। tie the other end of the longer string to the wooden block or tray such that it passes over the pencil। आप देख सकते हैं क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लेना है और यहाँ पे आपका जो लीड है उसके साथ आप इसको टाई कर दिए हैं और ये जो पेंसिल है ये बीच में आपका कॉर्नर पे है। ये क्या करेगा, पेंसिल आपका रोटेट कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग। ओके, इस तरह का आपको अरेंजमेंट कर देना है। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे आपका लीड है ना, इसमें आपको क्या करना है, वेट डालना है। यहाँ पे आपको फोर्स डालना है। फोर्स कैसे डालेंगे, फोर्स डालने के लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ मार्बल्स यूज करने हैं, इसको यहाँ पे डालते जाना है। इससे यहाँ पे वेट बढ़ेगा और ये जो बॉक्स है यहाँ पे स्लाइड करने शुरू करेगा। तो देखिए कहता है टेक सम मार्बल्स, है ना, मार्बल चिप्स, वेरी स्मॉल मार्बल्स, add these marbles in the plastic lid one by one until the wooden block or tray start just sliding। Note down the number of marbles required। The number of marbles put in the plastic lid is an indicator of the magnitude of the limiting force of friction। यहाँ पे कितने मार्बल्स को आपने डाला है वो यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ओके, अब आगे आपको क्या करना है, वंस द वुडन ट्रे और ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड, है ना, जेंटली टेक आउट अ स्मॉल मार्बल फ्रॉम द प्लास्टिक लीड। यहाँ से कुछ मार्बल्स को आपको हटा लेना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, पिक अप अनदर सच स्मॉल मार्बल्स, डज द tray block stop sliding over the surface of the table top। What happens when we remove a sufficient number of marbles from the plastic lid। क्या आप जब यहाँ पे कुछ मार्बल्स को हटा लेते हैं तो भी ये जो ब्लॉक है ये अभी भी स्लाइड कर रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, आपको नोट करना है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे,
In the first case, when the tray block just begins to slide, the force of friction is the limiting, that is maximum value of the force of a static friction. Once the tray block begins to slide, the friction that exists is sliding friction. वहाँ पे sliding friction लग रहा है. When 2 or 3 marbles are gently removed from the plastic lid, the tray block still keeps on sliding and moves to the other end of the table top विथ ऑलमोस्ट द सेम स्पीड. ठीक है, वो आप जैसे जैसे आप उसको हटा लिए 2-4 मार्बल, अभी भी क्या है ना, वो आपका ब्लॉक मोशन में रहेगा. इट शोज दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइटली लेस दैन दैट ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन. इससे ये पता चलता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा हमारा कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है. आपको इस ब्लॉक को मूव करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा मार्बल्स डालने पड़े, लेकिन एक बार ये ब्लॉक अगर मोशन में आ गया तो आप यहाँ पे कुछ मार्बल्स को हटा भी लिए, फिर भी ये आपका ब्लॉक जो है वो मोशन में रहा. इससे ये पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है. अब चलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को. कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है और उसके बीच में कोई मोशन में नहीं है, दोनों रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आप समझ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी रेस्ट में रहता है उस वक्त जो फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स when one of them is sliding over the surface of the other as the force of sliding friction between them. ठीक है, sliding friction is a little smaller than that of a static friction between the same two surfaces. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने के लिए शुरू कर देता है और उसके बीच जब फोर्स लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, और इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है किसके रिस्पेक्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में. अब देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पे दिया गया है सिंपल एक्सप्लेनेशन, तो आइए इसको भी हम लोग देखेंगे. कहता है वी नाउ ऑब्जर्व दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये तो हमने देख लिया. वंस मोशन गेट स्टार्टेड द फ्रिक्शन बिकम स्लाइटली लेस than the maximum or limiting value of the force of static friction. This can be understood as follows. तो ये जो हमारा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो रहा होता है किससे, जो ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उससे. आप उसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो कहता है दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज. आइए हम लोग फिर से यहाँ पे समझेंगे क्या कहता है. देखिए कहता है वी कैन से दैट relative motion between two surfaces starts only when the interlocks between their irregularities, that is ups and downs, have been unlocked. जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको पता है उसमें जो इरेगुलरिटीज होते हैं यानी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होते हैं. ओके, जब वो मूव करने शुरू करते हैं तो ये इंटरलॉक है वो आपका टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. वंस मोशन स्टार्ट्स the irregularities act just as an obstruction against their relative motion. They are not interlocked now. जब मोशन स्टार्ट हो गया तो जो इरेगुलरिटीज है वो अभी इंटरलॉक्ड नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं. ओके, इन अदर वर्ड्स वंस द मोशन स्टार्ट्स द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन one surface do not get enough time to lock into the contact points of the other surface. जब एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो जो अप्स एंड डाउन्स है दोनों सरफेस में वो एक दूसरे के साथ लॉक नहीं हो सकते हैं. क्योंकि वो मोशन में रहते हैं तो उसको उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो जो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हो जाए. ओके, लेकिन जब रेस्ट में होता है तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. इसलिए उसको इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. लेकिन जब मोशन में आ जाता है तो वो इंटरलॉक्ड नहीं होते हैं, इसलिए उसको मोशन में बनाए रखने के लिए हमको उतना ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो फिर आप देखिए लास्ट सेंटेंस क्या कहता है. दस इट इज ईजियर टू
keep on moving an object when it is already in motion than to start it from rest। जब मोशन में आ गया तो उसको हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा मोशन में बनाए रखने के लिए, और वो जो रेस्ट में है उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए इसको भी हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। कहता है वी ऑफन सी ऑन बस स्टैंड्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड एयरपोर्ट्स दैट इवन अ स्मॉल चिल्ड्रेन आर एबल टू कैरी along their suitcase easily if they are fitted with wheels। अगर व्हील्स उसमें फिट है, जो कैरी बैग है उसमें, तब क्या है ना, कोई भी छोटा सा बच्चा भी उस कैरी बैग को कैरी कर सकता है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट अभी जानेंगे। तो फिर से हमारे पास एक्टिविटी आ जाता है। कहता है लेट अस अगेन ट्राई द प्रीवियस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रीजन। जो पहले एक्टिविटी की है उसको फिर से हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। ये देखिए हमारा अभी जो एक्टिविटी 4 था उसको हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना वुडन ब्लॉक, इसके नीचे पेंसिल्स को रख दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कहता है टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ईच अदर एक दूसरे का पैरेलल रखना है ऑन द टेबल टॉप। नाउ प्लेस द वुडन ट्रे और ब्लॉक ओवर देम एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रख देना है, ये वुडन ब्लॉक है, उसके नीचे आपको क्या करना है, पेंसिल्स को रख देना है। रिपीट द स्टेप ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी पहले हम लोग देखें उसको फिर से रिपीट करना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी फाइंड इट इज easier to move the tray block in this way than to slide it। note down the number of marbles required in this case। अभी कितने मार्बल्स आपको चाहिए यहाँ पे इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए, अभी आपको यहाँ पे जो आपने लीड लिया है इसमें कितने मार्बल्स आपको चाहिए, बहुत कम मार्बल्स चाहिए, है ना। पहले आपने पेंसिल नहीं रखा हुआ था तो वहाँ पे ज़्यादा मार्बल्स आपको चाहिए होगा, अभी आपको कम मार्बल्स चाहिए। ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस, डू यू थिंक दैट ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ द वुडन ट्रे और ब्लॉक हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अभी जो ऑपोजिशन लग रहा है, ऑपोजिंग फोर्स, वो कम हो चुका है, यस कम हो चुका है। ओके, वी ऑब्जर्व दैट द पेंसिल्स स्टार्ट रोलिंग एज द वुडन ट्रे और ब्लॉक मूव्स। जैसे जैसे वुडन ब्लॉक आपका मूव करेगा, इसके नीचे जो पेंसिल्स आप रखे हुए हैं, ये पेंसिल्स क्या होते हैं ना, रोल करने के लिए शुरू कर देते हैं। ओके, रोल करने के लिए शुरू कर देते हैं। मूविंग द ट्रे और ब्लॉक इन दिस वे इज मच ईजियर देन स्लाइडिंग इट, दस रोलिंग इज सीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और इसलिए ये जो रोलिंग है ना, रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन आपका बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। आप जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी दूसरे सरफेस पे, तो उसके भी जो फ्रिक्शन लगता है उसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, वी ऑब्जर्व दैट इट इज मच ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड, है ना। रोल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है स्लाइड करने के अपेक्षा, है ना। अ बॉडी ओवर अ गिवन सरफेस ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टॉप, वी ऑफन नोटिस दैट अ स्मॉल चिल्ड्रेन कैन ईजिली पुल अ सूटकेस फिटेड विथ व्हील्स। अगर सूटकेस व्हील्स सेट है उसमें, तो कोई भी उसको बच्चा भी उसको आसानी से कैरी कर लेता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, और ये इसलिए होता है चूँकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बहुत कम हो चुका है ना, जो कि उसके बीच लग रहा होता है एसोसिएटेड विथ रोलिंग। दैट मेक्स इट ईजी फॉर द चाइल्ड टू पुल अलोंग द सूटकेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहा गया है, इट इज़ ईजी नाउ टू अप्रिशिएट वाई लेबर्स प्रीफर प्लेसिंग लॉग्स अंडर हैवी मशीन और ऑब्जेक्ट्स while moving them from one place to another। ओके, तो आप देखिए लेबर्स लोग ना जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पुल करते हैं, तब उसके नीचे क्या ना लॉक्स रख देते हैं, यानी राउंड शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का रख देता है। ओके, उससे क्या होता है ना, रोल होता है, और रोल होने की वजह से फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पे आ जाता है रोलिंग फोर्स का हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन। रोलिंग फ्रिक्शन इज
Thus, the force of friction that comes into play when one body rolls over the surface of another body. जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस रोल करता है तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. It is much less than the force of sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बहुत कम होता है. ओके, वी कैन नाउ कंक्लूड दैट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रोल दैन टू स्लाइड अन ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन सरफेस. इसलिए किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग रोल करना पसंद करते हैं स्लाइड करने के अपेक्षा. अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम होता है हमारा क्या, रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है व्हील रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन. तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.